बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और कोई माने या ना माने, इलेक्शन के बावजूद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि एक जमात बदस्तूर इस बात पर मुसर है और वो इसरार कर रही है कि उसको इलेक्शन चाहिए, वो आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहते। तो क्या उनका मुद्दा सिर्फ आम इंतखाबात है या उनका मामला कोई एक बड़ी तकर्रुरी है? ये ज़ाहिर हो गया कि खान साहब के ज़ेर नज़र मामला इलेक्शन नहीं है बल्कि कोई और मामला है। और क्या खान साहब इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं? हुकूमत ने यह दावा किया है, बल्कि इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिनके पास इस मुल्क के बड़े कीमती एटमी राज हैं, उन्होंने जो अपने लिए एक लॉबिंग फ़र्म हायर की है, वो ऐसी फ़र्म है जिसका काम ही एटमी प्रोग्राम की मुखालफत करना है। तो इस हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम चीज़ें डिस्कस हुई हैं। क्या कुछ हुआ है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है, नेटफ्लिक्स जो है वो पाकिस्तान की ख़बरों की जीनत बना हुआ है। और दावा ये किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के हलकों से और उनके ट्विटर अकाउंट से कि नेटफ्लिक्स पे एक फ़िल्म आ रही है और ये फ़िल्म शरीफ ख़ानदान की करप्शन के हवाले से है। ये फ़िल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो रही है। पिछले 24 घंटों से इस पर खासा ज़ोर था और लगता यूँ है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अगले इलेक्शन की तैयारी कर चुकी है और उस इलेक्शन से पहले पहले शरीफ ख़ानदान की करप्शन पर मबनी फ़िल्में वो बनवा रही है या बना रही है या उसको चलवाने का या चलाने का इरादा रखती है। तो नेटफ्लिक्स ने तो इस बात की तरदीद कर दी है कि वो इस किस्म की कोई डॉक्यूमेंट्री उनके पास है या वो चला रहे हैं। तो अब फिर नेटफ्लिक्स का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ी स्टोरी है और मैं इसी से इसका आगाज़ कर देता हूँ, बावजूद इसके कि बल्कि इसको मैं रोकता हूँ क्योंकि और कुछ आम खबरें मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलता हूँ। एक तो ये कराची के अंदर बलदियाती इलेक्शन होने थे 23 अक्टूबर को, वो मुलतवी हो गए हैं और उसकी बुनियादी वजह है कि वफाक ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। सिंध हुकूमत ने वजारत दाखिला को ख़त लिखा था कि उन्हें इलेक्शन के लिए 16,000 सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है। तो जवाब ये आया कि चूँकि मुल्क में सैलाब है और मामला ठीक नहीं है और सिक्योरिटी एहलकार जो है वो जो है इमदादी कामों में मसरूफ़ है, तो इसलिए वफाक जो है वो उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता। अलबत्ता ये सिक्योरिटी फोर्सेस क्विक रिस्पांस के तौर पर उन्हें दस्तयाब है, यानी जो सिक्योरिटी की फ़र्स्ट लेयर होती है पोलिंग बूथ पे या और जगहों के ऊपर तैनाती, उसके लिए मदद कर ली गई है। तो उसका मतलब है सिंध पुलिस को ही सब कुछ करना पड़ेगा और जो सिक्योरिटी के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट के मातहत इदारे होते हैं, वो दस्तयाब नहीं है, FC रेंजर वगैरह। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन जो है मुलतवी कर दी है और 15 रोज़ बाद दोबारा इजलास होगा जिसमें देखा जाएगा कि ये इलेक्शन कब होने या क्यों नहीं होने। बल्दियाती इलेक्शन से जुड़ी एक और ख़बर पंजाब के हवाले से है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को से कहा कि वो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जल्द को फैसला करें, वरना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। क्योंकि पंजाब हुकूमत जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कोई नया कानून नहीं बना रही और चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है कि वो जब नया कानून नहीं बनाएंगे पंजाब हुकूमत, तो फिर इसका हल यही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन पुराने कवानीन के तहत इलेक्शन करा दे। पंजाब हुकूमत EVM के ज़रिए इलेक्शन कराना चाहती है, जिसको इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर चुका है और उनका ख्याल ये है कि इससे इलेक्शन और मुतनाज़ा हो जाएंगे, लोग रिज़ल्ट को नहीं मानेंगे। तो इस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को वार्निंग दी कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। इसी से जुड़ी एक और ख़बर चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है सिकंदर सुल्तान राजा, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल कर दिया। इससे पहले भी चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने रेफरेंस फाइल किया था, लेकिन फिर उसको वापस ले लिया था। अब इलेक्शन के 2 मरहले गुजर चुके हैं। ये पहला जो रेफरेंस फाइल किया गया था वो जो बाई इलेक्शन हुए थे इससे पहले पंजाब के अंदर 20-25 सीटों के ऊपर, तो उस वक्त ये रेफरेंस फाइल किया गया था, फिर से वापस ले लिया गया। शायद उस वक्त उन्हें ये खदशा हो कि चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करेंगे तो इलेक्शन में जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को डंडी मारेगा, कोई बेईमानी करेगा। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की और वो इलेक्शन एक ज़बरदस्त इलेक्शन था जिसके लिए सिकंदर सुल्तान राजा की सबने तारीफ। इसके बाद एक और इलेक्शन हुआ है जो कि कल परसों इलेक्शन हुआ है संडे के रोज़, और उसमें फिर PTI जीत गई है। तो अब तहरीक इंसाफ वाले इस बात पर तो अपनी निजी महफिलों में कहते हैं कि वो ठीक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन उनके खिलाफ रेफरेंस ज़रूर फाइल करना चाहिए। तो आज उन्होंने रेफरेंस जो है वो फाइल कर दिया है।
एक और ख़बर आपके साथ, बड़ी ख़बर है वो, चूँकि बड़ी ख़बर इसलिए है कि ये मामला 2012-13 से मीडिया की ज़ीनत रहा और उस पर बहुत बात की गई, बहुत इसके ऊपर गुफ्तगू की गई। और ये था शाहरुख जतोई का केस, शाहज़ेब कत्ल केस। बड़ा मरूफ, कराची का एक नौजवान कत्ल हुआ था शाहज़ेब, और उसका मुलज़िम शाहरुख जतोई, उसको गिरफ़्तार किया गया था। ये एक जो है वो बासर शख्सियत का बेटा है, और ये एक बहुत ही यानी ताकतवर और एक मज़लूम के दरमियान मुकदमे का फ़ैसला था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने शाहज़ेब कत्ल केस के मुलज़िम शाहरुख जतोई को बरी कर दिया है, और उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि शाहज़ेब कत्ल के दीगर मुलज़मान भी इस केस से बरी किए गए, और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि इनका राज़ीनामा हो चुका है। अब इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, इसलिए कि ये केस जो है ये फ़ैसला देने वाले जज है जस्टिस इजाज़ुल एहसन, तो नाम ही काफ़ी है। ये वो जज है जो नवाज शरीफ के केसेस की एहतसाब अदालत में जो उनके ख़िलाफ़ केस चल रहे थे और जिस केसेस में नवाज शरीफ को सज़ाएँ हुई, उनके ये मॉनिटरिंग जज है। और इन्होंने ये उस फेवरेट बेंच का हिस्सा है जिसको कहा जाता है कि इमरान खान साहब के हक़ में, या उसका टिल्ट जो है इमरान खान साहब की तरफ तासुर है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब जो है उनका जो रुझान है वो उस तरफ है, तहरीक इंसाफ की तरफ। तो ये जज का नाम ही काफ़ी है, खान साहब के फेवरेट है। और इस पर अब तहरीक इंसाफ वाले भी लब कुशाई से, यानी वो कह तो रहे हैं कि ये इस फैसले से दुख हुआ, लेकिन जिस जज ने फैसला दिया उस जज के ख़िलाफ़ क्या कहें। ऐसा उसी जज के हवाले से बात कर दें, जस्टिस अतर मिल्ला साहब के हवाले से। अतर मिल्ला साहब की अदालत में केस गया है एतजाज़ एहसन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का, तो उन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो यानी निपटा दी। उन्होंने कहा ये कोई केस नहीं होता तौहीन अदालत का। तो एक तो उन्होंने फिर, अगर ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि वो जस्टिस अतर मिल्ला साहब जो है वो माशाल्लाह उनके पास जो केस जाता है, किस पार्टी का केस है, किस फरीक का केस है, उसके बारे में उन्हें पहले पता चल जाता है लोगों को कि क्या फ़ैसला आएगा। अब अतर मिल्ला साहब ने अदालत में कहा है कि जी मुझ पर किसी को शक है, अदालत के फैसलों पर किसी को शक है, जी माई लॉर्ड हमें कहना पड़ेगा, माई लॉर्ड जनाब जस्टिस अतर मिल्ला साहब, शक है तो लोग बात कर रहे हैं। अगर आपके फैसलों पर शक ना हो तो लोग आपके खिलाफ वीलॉग्स क्यों करें। खुद जस्टिस अतर मिल्ला ने आज कहा जी मेरे खिलाफ वीलॉग्स हो रहे हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं, कोई क्या कहता है। तो ये इस मुल्क का अलमिया है कि जो साहिबुल राय होते हैं उनकी राय को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। जो मीडिया ओपिनियन देता है, वो मीडिया की ओपिनियन को अगर आप सिर्फ ये समझ के इग्नोर कर देंगे जी कि चूँकि ये मीडिया है और उसका काम तनकीद करना है, तो इससे बात नहीं बनेगी। आपको उसमें से प्लस माइनस देखने चाहिए। अगर किसी और जज के फैसलों पे तनकीद क्यों नहीं हो रही, सिर्फ जस्टिस अतर मिल्ला के फैसलों पर तनकीद हो रही है। सिर्फ वो जो 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच है जो सारे फैसले सुनता है, जिसमें जस्टिस काजी फाइज साहब को नहीं डाला जाता, जिसमें मंदोहिल साहब नहीं होते, जिसमें जस्टिस मंसूर अली खान भी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होते, तो फिर लोग उसके ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे तो और क्या कहेंगे। तो माई लॉर्ड ये कुछ होता है तो लोग इसके ऊपर बात करते हैं। और अगर अदालतों ने मीडिया की या इस किस्म की परवाह करनी छोड़ दी है तो अच्छी बात है, मीडिया की परवाह ना करें, लेकिन फिर आपको वीलॉग सुनने नहीं चाहिए, क्योंकि आपको फिर इसका मतलब है कि आप इन्फ्लुएंस होते हैं, या तो आप हक में होते हैं या मुखालफत में होते हैं। कोई वीलॉग करता है, तनकीद करता है, तो आप कहते हैं मुखालफत में है, तो और ज़्यादा आप अपने यानी लाइक माइंडेड लोगों की तरफ ज़्यादा रुझान करते हैं। ये दरख्वास्त दायर की थी कैप्टन सफदर ने, और कैप्टन सफदर की इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इन्होंने अदालत के फ़ैसले पर अदम एतमाद का इजहार किया, ये जो भी मरीम नवाज़ को बरी किया था। तो कैप्टन सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि एतजाज़ एहसन साहब जो है वो 40 साल वकालत करने के बाद अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो इनको ये चूँकि पीटीआई के सेनेटर बनना चाहते हैं, तो इसलिए ये इस तरह की बातें और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बहरहाल एतजाज़ एहसन साहब अदालत में पेश होने से भी बच गए, और फिर वो अतर मिल्ला साहब ने दोस्ती भी निभा दी। अतर मिल्ला साहब और एतजाज़ एहसन ये मीर कारवां थे। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का जब लॉन्ग चला था ना अदलिया बहाली तहरीक, उसके ये मीर कारवां थे, तो दोनों में दोस्ती भी है। तो बहरहाल इसमें एतराज़ कोई नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर हो, जस्टिस उमर अताब बंदयाल हो, जस्टिस हमारे जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हो, ये अदालतें हैं, जज हैं, और जो फैसला करेंगे वो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन फैसलों के बाद अगर लोग उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं तो फिर वो लोगों की अपनी राय है, और अगर आपको उनकी परवाह नहीं तो फिर ये आपकी राय है।
तो कमिंग बैक की शॉर्ट, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं तो सारी खबरें हम शामिल नहीं कर सकते, तो कुछ टॉप स्टोरी सुना दी। तो मैं दो खबरों पे बात करूंगा। एक तो खान को सिक्योरिटी रिस्क क्यों करार दिया हुकूमत ने, और दूसरा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है, और तीसरा नेटफ्लिक्स। ये मेन स्टोरीज है। और नेटफ्लिक्स पे पहले बात करते हैं कि नेटफ्लिक्स जो है वो एंटरटेनमेंट का एक नया मॉड्यूल है, जिसको आप अपने लोगों को पता है कि इसके ऊपर आप वो पेड कंटेंट जो है वो आप देख सकते हैं। इसको आपको बाय करना पड़ता है और उसकी एक मखसूस एक उसका व्यूअरशिप होती है। तो ये खासा महंगा होता, हर आदमी नहीं नेटफ्लिक्स को दे सकता, गरीब आदमी तो केबल की फीस नहीं अदा कर सकता। और केबल तो बड़ी दूर की बात है, और शायद जिन लोगों के घर में टीवी है और जिन लोगों के घर में टीवी भी नहीं है, तो वो बेचारे या तो मोबाइल पे गुजारा कर लेते हैं किसी और पे। तो नेटफ्लिक्स या इस किस्म की चीज़ें मोबाइल पे अवेलेबल नहीं है। कुछ नेटफ्लिक्स अपना वाद जो है वो खुद रिलीज़ करता है, जो कि एंटरटेनमेंट का होता है। तो चले ठीक है। अब नेटफ्लिक्स के हवाले से ये दावा किया जा रहा है जी कि एक फ़िल्म आ रही है और उसका एक टीज़र जारी हुआ है। अब वो टीज़र आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, लेकिन दो चीज़ें इसके अंदर है। फिल्म बनाने वाला पाकिस्तानी है और दावा किया गया कि ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी। तो नेटफ्लिक्स ने इनकार कर दिया कि जी हम तो इसको फिर रिलीज़ नहीं कर रहे, और ना ही नेटफ्लिक्स ने इसको प्रोडक्शन की है। तो फिर फिल्म बनवाई किसने, और फिल्म बनाने वाला कौन है, और इसका मकसद क्या है, और ये प्रोपोगंडा क्या है। तो मुझे ये लगता है कि ये फिल्म जो है, चूँकि खासा बड़ी दूर तक सोचते हैं, और वैसे तो लोग समझते हैं वो नहीं सोचते, लेकिन नहीं, उनका जहन जो है वो खासा जरहेज़ है इस मामले में, यानी नेगेटिव साइड पे वो खासा दूर तक सोच लेते हैं। तो उन्होंने अगले इलेक्शन की भी तैयारी कर रखी होगी कि जब इलेक्शन आएगा तो वो फिर वो करप्शन की कुछ मवाद जो है अपने मुखालफिन के हवाले से उनके खिलाफ प्रोपोगंडा के लिए कुछ मुहिम चलाएंगे। तो ख़ास अब इसके ऊपर खासी उनकी स्टडी है, या उनके पास खासे अच्छे मुशीर हैं जो मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोपोगंडे को ट्यून रखते हैं। ये काम मुस्लिम लीग नूर भी नहीं कर पा रही, ये काम पीपल पार्टी भी नहीं कर पा रही, ये JUI भी नहीं कर पा रही। वो अपनी सफाइयाँ देने में लगे हैं, और इनका एक सेगमेंट है, एक सेक्शन है पॉलिटिकल जमात के तौर पर। उन्होंने एक, मेरा ख्याल है कि नया, इससे पहले शायद सियासी जमातों के अंदर इस किस्म का कोई सेक्शन नहीं था। एक सेक्शन होता था जिसे पानतोड़ सेक्शन कहते थे, यानी मार कुटाई वाला सेक्शन, जिसे कहा जाता था हर जमात के अंदर एक विंग होता है जो कि तशद्दुद करता है। जमात इस्लामी के अंदर जमीयत थी, फिर पासवान बनी, पीपल्स पार्टी के अंदर भी PSF का ग्रुप बना, और मुस्लिम लीग नून के अंदर MSF बनी, और फिर MQM के अंदर APMS हो। तो इस तरह के एक विंग होता है जिसको कहा जाता है कि वो शायद एक्शन पे ज़्यादा बिलीव करता है। तो इसी तरह का ये पुरानी सियासत का फार्मूला। अब जो नई सियासत है उसके अंदर उसकी जगह ले ली है एलिगेशन ने, यानी आप सिर्फ इल्ज़ाम लगा दें, आपने कोई काम नहीं करना, बैठ के प्रोपोगंडा करते रहे, झूठ बोलते रहे। तो इसमें सबसे ज़्यादा कामयाब PTI है। तो PTI ने ये जो है, मेरा ख्याल है कि इस किस्म की जो प्रोपोगंडा किया कि फिल्म मौजूद है, उसका टीज़र भी है। तो टीज़र तो बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो फिल्म मौजूद है। अब वो फिल्म कहाँ रिलीज़ होगी, अगर वो नेटफ्लिक्स पे नहीं रिलीज़ हो रही, तो फिर बेहतर ये कि वो फिल्म PTI को चाहिए कि वो एयरवे पे चलवा दे, बोल TV पे चलवा दे, जो उनका अपना मीडिया उस पर चला दे। अब एयरवाई पर बोल पे इसलिए नहीं चलवाएंगे कि वो फिर चैलेंज हो जाएगा, और बाद में फिर उनको सफाइयाँ देनी पड़ेगी, और एयरवे तो जुर्माने देता फिर रहा है, वैसे कानों को हाथ लगा चुका है। तो नेटफ्लिक्स पर जरूर चलानी है, आप उस मीडिया पे चलाएं जिसकी आम लोगों तक दस्तरस है। अच्छा, उससे भी आसान है, आपको एयरवे नहीं मिलता, आपको बोल नहीं मिलता, तो आप यूट्यूब पे चला दें। PTI के पास बड़े यूट्यूब चैनल हैं, बेनामी बहुत से चैनल हैं, दूसरों को कहते हैं बेनामी अकाउंट, अपने बड़े बेनामी चैनल हैं, तो अपने बेनामी चैनल पर डाल दे किसी में, जिसमें आपने पहले अपनी जाली वीडियो डाली हैकर्स वाली। और हैकर्स में मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी उसी प्रोपोगंडा का हिस्सा है। ये भी मैं आपको किसी और प्रोग्राम में इसके ऊपर पूरा एक थ्योरी बताऊंगा कि ये हैकर एक्चुअली इसका मकसद क्या था, और इसने वीडियोस क्यों जारी की, ऑडियोज़ क्यों जारी की, और वीडियोस के बारे में गॉसिप क्यों की। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये भी उसी साइकी का हिस्सा है। ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसके ये नेटफ्लिक्स पे जो वीडियो रिलीज़ करनी थी, ये भी साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट था। इसमें शरीफ ख़ानदान की करप्शन की कहानी बताएगी कि ये वो बड़े करप्ट है, और ये तबाही फेर देगी, और यूँ कर देगी, और वो कर देगी। यानी कौन सी ऐसी दास्तान है जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके इमरान खान साहब के दौर तक, नैब तक, पनामा शनामा, और कौन सी ऐसी ताकत है एक आम यानी जज से लेकर जर्नैल तक, जिसने नवाज शरीफ के यानी मरे हुए ख़ानदान के मरे हुए अफराद तक को नहीं खंगाला, और एक उनको कुछ नहीं मिला।
तो सिर्फ एक यानी फिल्म क्रिएट करके लोगों के जहन के ऊपर इम्पैक्ट डालना, ये है नया एक यानी ये वही ना हाइब्रिड वॉर जिसे कहते हैं, जिसमें आप सिर्फ प्रोपेगेंडे के ज़रिए। ये खास साहब ने सीखा है अपने मुरब्बी मोहसनों से, मुझे लगता है कि जिनका ये पिछले दिनों काम रहा है, अब वो खुद इसमें से निकल गया है, लेकिन खास साहब को सिखा गया है कि किस तरह अपने मुखालफिन को दबा के रखना है, अटैक करना है। तो ये बाकी के जो ना वो सारे वो है ये ताऊ चाचू, ये सारे बेचारे पुराने ख्यालात क्यों गए हैं, इनको अभी तक नहीं समझ आई कि उन्होंने जो नई सियासत है उसके डायनामिक्स क्या है। और उसमें ये आपके पुराने हमारे बुज़ुर्ग साफ़ी इकट्ठे करके उनसे राय ले लेना ये और बात है, लेकिन प्रैक्टिकली जिन्होंने काम करना है वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पिछले 10-20 साल में जवान हुए, टेक्नोलॉजी उनको आती है, उनको आप असाइनमेंट दें वो आपको काम करके हाथ में पकड़ा देते हैं। और आप लगा लेंगे जी फलाना बड़ा स्मार्ट है, वो टाई पहनता है, फाद हुसैन जैसा एलिगेंट है, उसको बिठा लेंगे तो वो उसको गाली देनी नहीं आती। फाद हुसैन को, फाद हुसैन बिलो द बेल्ट नहीं जाएगा, उसका काम ही नहीं है। आपको चाहिए रसलान खालिद जैसा आदमी, और ताकि वो ये प्रोपेगेंडे का दौर, मैं नहीं कहता कि आपको जवाब ऐसे ही देना चाहिए, लेकिन प्रोपेगेंडे का तोड़ तो करना पड़ेगा ना आपको, एलिगेशन जवाब और फिर यानी ये सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ इलेक्शन हो रहा था और हम ये करने की कोशिश कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब सैलाब-ज़दगान की मदद कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं, अपने खारजा तल्लुकात को ठीक कर रहे हैं, बाकी हुकूमत मईशत ठीक करने में लगी हुई थी, कोई बिजली पैदा करने में लगा हुआ था। सबका ख्याल था कि लोग देखेंगे जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, और इमरान खान मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो जीता कौन? नेगेटिव प्रोपेगेंडे करने वाला। प्रोपेगेंडे के जोर पे इमरान खान जब जीत गए हैं। अब ये बात अगर समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए तो मस्सलाम। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बड़े अहम फैसले हुए, बड़े अहम बातें हुई, और ये सबसे अहम बातें थी जो अभी पाकिस्तान के एटमी कुव्वत होने के ऊपर और अनसेफ होने के ऊपर अमेरिका ने जो सवाल उठाया था अमेरिकी सदर ने। वैसे तो ये हुकूमत की एक अच्छी डिप्लोमेसी थी कि 24 घंटे के अंदर अमेरिकी हुकूमत ने अपना वो स्टेटमेंट वापस ले लिया जो बाइडन ने कहा था, और पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार किया कि पाकिस्तान के एटमी असासे सेफ हैंड में है और उसमें कोई ख़तरा नहीं है, और महफूज पाकिस्तान हमारा हक में यानी महफूज है वो। तो उस पर आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इस पर जिक्र हुआ और इस पर अज़म का इजहार किया गया कि हम सेफ़ है, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर ख़ास सब के जो मुमकिन लॉन्ग मार्च धरना, इसके ऊपर भी मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर कहा गया जी कि किसी को भी मुल्क का जो सियासी जो यानी ये कहा था ना, यानी सियासी इस्तेहकाम ख़राब करने नहीं दिया जाएगा और मईशत को ख़राब नहीं करने दिया जाएगा। पिछले दिनों जनरल बाजवा ने भी कहा था, उसी की ये तसलसल था। और आज़म स्वाति साहब जब पकड़े गए तो और उन्होंने आज हमें से ख़त भी लिखा है कि मुझे बड़ा मारा गया और ये किया वो। उन्होंने कहा था कि मैं गेट नंबर 4 पे चढ़ जाऊंगा जब हम आएंगे। तो ये जो गेट नंबर 4 पे चढ़ने वाली ज़नीयत है ना, इससे इस्टेब्लिशमेंट को थ्रेट्स है कि जो खास अब जाएंगे इस्लामाबाद तो ये एक्चुअली करने क्या जाएंगे, ये पिंडी का रुख भी करना चाहते हैं, पिंडी को भी धमकियाँ दे रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये सब ठीक है, अंडर कंट्रोल, और इस तरह किसी को वी कांट डू दिस, ये हमारा काम नहीं है, इलेक्शन जो है हुकूमत ने कराना है, हमारा जो काम है हम वो करेंगे। तो इसके ऊपर काफ़ी बातें हुई। ऑफिशियल अभी स्टेटमेंट नहीं आया, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ एटमी उसके ऊपर आया कि जी वो सेफ एंड साउंड है। लेकिन चूँकि कोर कमांडर्स में कॉन्फ्रेंस में बहुत से सवाल जवाब भी होते हैं, तो कोई भी ऐसा मौजू नहीं होता जो कि वो लेट गो करे। और अगर लॉन्ग मार्च होने वाला है और आज़म ने अब 12 दिन रह गए, कल उन्होंने कहा था जी मैं बस अगले 1 अक्टूबर के में ही करूँगा, तो फिर ज़ाहिर है वो काउंटडाउन शुरू है, तो उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसके ऊपर आज बात की जाए। तो वहाँ बात हो गई है और उसमें कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली सामने भी नज़र आएंगी। तो खान साहब का काउंटडाउन शुरू है, हम तो काउंटडाउन कह रहे हैं जनाब, खान साहब आपने कहा था 1 अक्टूबर में ही करूँगा मार्च, तो अब 12 दिन रह गए हैं। तो फैसला आपके हाथ में है। और जिन्होंने एक तो कल खान साहब ने कहा था कि वो एक आदमी है इस्लामाबाद में तैनात, तो बहुत से लोगों ने कहा ये DGI के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि वो उनके बारे में बात नहीं कर रहे थे। वो जो मैंने भी व्लॉग किया, मेरा पिछला व्लॉग आप देखें, तो मैंने उसमें बताया था वो किसी मेजर जनरल के हवाले से बात कर रहे हैं और वो इंटरनल विंग है उस इदारे का, तो उसकी वजह कुछ और है। उसके ऊपर वैसे तो खान साहब ने जो किया था वो तो झूठ ही था ना कि वो जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। जो जुल्म इन्होंने किया अपनी हुकूमत में सोशल मीडिया वालों पे और सहाफ़ियों पे और मीडिया के ऊपर, उसकी तो मिसाल मिलती नहीं ना। लेकिन खान साहब मजलूम बनने की कोशिश भी कर रहे हैं और नवाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने
अपने आप को नरम किया और जनरल बाजवा के हवाले से भी जो टॉप टीयर है यानी उनको उन्होंने, और इस बात का भी इतराफ़ कर लिया कि नवाज शरीफ के साथ उनके राब्ते हैं। जो उन्होंने कहा ना कि वो नवाज शरीफ नहीं मानते, वो मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इलेक्शन के लिए क्या तारीख डिसाइड हो चुकी है और नवाज शरीफ के हवाले से पीटीआई जो है वो नरम क्यों हो रही है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना गर्दनुमा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।